NCERT क्लास 9 साइंस चैप्टर 5। चैप्टर का नाम है जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कोशिका, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। जो सेल है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। कोशिका की खोज सबसे पहले पढ़ते हैं कि कोशिका की खोज कब हुई थी और किसने की थी। रॉबर्ट हुक ने 1665 यानी 1665 ईस्वी में खोज की थी। उन्होंने कॉर्क की पतली काट में कोशिका की खोज की थी, सेल की खोज की थी। ल्यूवेन हॉक जो हैं साइंटिस्ट ने सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा था। 9 अब है कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी किसको कहते हैं। कोशिका सिद्धांत फर्स्ट वन इसमें है स्लाइडेन और स्वान ने यह सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? स्लाइडेन और स्वान ने यह सिद्धांत दिया था कि सभी पौधे और जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं, यानी सभी पौधे और जंतु सेल से बने होते हैं, कोशिकाओं से बने होते हैं, और कोशिका जीवन की मूल इकाई है, फंडामेंटल यूनिट है। ऐसा सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन और स्वान ने। दूसरा है विर्चो ने इसे विस्तारित किया और भी विस्तारित किया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती है। मीन्स पहले वाले कोशिकाओं से सभी कोशिकाएं बनी होती है। इसको ओमनिस सेलुला और सेलुला कहा जाता है। 9 थर्ड टॉपिक हमारा क्या है? जीवों के प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसमें 2 प्रकार के जीव देखने को मिलते हैं, एक कोशिकीय जीव यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड दूसरा होता है बहुकोशिकीय जीव यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक कोशिकीय जीव जो होता है वे जीव जो केवल एक कोशिका, नाम से ही स्पष्ट है, एक कोशिकीय का मतलब कि एक कोशिका से अगर जीव बने हों तो उनको एक कोशिकीय जीव कहते हैं। उदाहरण में अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। और दूसरा जो पार्ट है बहुकोशिकीय जीव, वैसे जीव होते हैं जिनमें मल्टी सेल होता है, मतलब बहुत ज़्यादा सेल होता है, एक से ज़्यादा होता है। वे जीव जो अनेक कोशिकाओं से बने होते हैं उनको मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। उदाहरण में पादप आ जाएगा, जंतु हो जाएगा, हम लोग हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कोशिका के घटक। अब जो हमारा टॉपिक है कोशिका के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल। प्रत्येक कोशिका में मुख्य रूप से 3 घटक पाए जाते हैं। कितने घटक पाए जाते हैं? 3। तो कौन कौन सा घटक होगा? पहला घटक है प्लाज्मा झिल्ली, जिसको कोशिका झिल्ली भी बोलते हैं, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है, ध्यान रखना है, कोशिका की सबसे बाहरी जो परत है इसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, और जंतु कोशिका में ये पाई जाती है। यह चयनित पारगम्य यानी सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, मतलब कुछ ही चीज़ को अंदर जाने या बाहर निकलने देगी, सेलेक्ट करके ही निकलने या अंदर जाने देती है। मतलब ऐसा नहीं है कि सब कुछ इसके अंदर या बाहर जा सकते हैं, अर्थात कुछ पदार्थों को ही कोशिका के अंदर या बाहर जाने देती है। यह कोशिका को उसके बाह्य वातावरण से अलग करती है, एक तरह का प्रोटेक्टिव लेयर है जो बाह्य वातावरण से इसको अलग करती है। इसमें होने वाली परिवहन क्रियाएं कौन कौन सी है तो वो आप देखते हैं। तो कोशिका में होने वाली परिवहन क्रियाएं कौन कौन से हैं? पहला है विसरण, डिफ्यूज़न। पहला है डिफ्यूज़न, जिसमें गैसों जैसे O2 CO2 का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना होता है। विसरण यानी डिफ्यूजन उच्च यानी हाई कॉन्सेंट्रेशन से निम्न कॉन्सेंट्रेशन यानी लो कॉन्सेंट्रेशन के तरफ वो जाता है। तो डिफ्यूजन का मीनिंग क्या है? वो विसरण। इससे पहले भी कक्षाओं में हम लोग पढ़े हैं कि विसरण जो होता है डिफ्यूजन होता है जिसमें गैस जैसे कि O2 या CO2 जो है का उच्च सांद्रता यानी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर वो जाते हैं ना। उसके बाद है परासरण। परासरण क्या होता है? ऑस्मोसिस बोलते हैं इसको। जल का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च जल सांद्रता से निम्न जल सांद्रता, इसमें भी वही होता है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जो है जल जो है जाती है। जल का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, वही जो पारगम्य झिल्ली जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा उच्च जल सांद्रता यानी हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला जो जल होगा उधर से लो कॉन्सेंट्रेशन वाले जल की ओर जाती है।
अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेकेंड, कोशिका भित्ति सेल वॉल केवल पादप कोशिका में होगा। ध्यान रखना है ये केवल पादप कोशिका में होती है। कोशिका भित्ति जो है केवल पादप कोशिका में होगी, जंतु कोशिका में यह नहीं पाई जाती है। और यही कोशिका भित्ति है जो पादप कोशिका को थोड़ा सा कठोर बना देती है। जैसे कि जंतु कोशिका में हम लोग की जो त्वचा कोशिका होती है वो कठोर नहीं होती, लेकिन पादप कोशिका की जो कोशिका होती है वो कठोर होती है। पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर पाई जाने वाली एक कठोर और निर्जीव परत है। ध्यान रखना ये निर्जीव परत होती है। यह मुख्य रूप से सेलुलोज की बनी होती है। यह क्या चीज़ से बनेगी? तो सेलुलोज की बनी होती है। यह मुख्य रूप से सेलुलोज की बनी होती है। कार्य क्या होगा इसका? तो कोशिका को संरचनात्मक दृढ़ता, अभी जस्ट बता रहे थे कि ये कठोर बनाने में मदद करता है। कोशिका को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करना और उसे फटने से बचाना है, यानी उसको फटने से बचाती है और उसको कठोर बनाती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा है केंद्रक, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होगा? कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है, मतलब सारा कंट्रोल सेंटर जो है ना कोशिका का न्यूक्लियस में ही होता है। जस्ट लाइक कंप्यूटर में जैसे सीपीयू कंट्रोल करता है सब कुछ, उसी तरह कोशिका का नियंत्रण केंद्र जो है केंद्रक होता है, न्यूक्लियस। खोजकर्ता कौन थे? तो रॉबर्ट ब्राउन थे। और घटक इसमें क्या क्या होगा? तो केंद्रक झिल्ली होगा, क्रोमेटिन पदार्थ होगा। कोशिका झिल्ली जो है वो क्या हो, केंद्रक झिल्ली जो है वो क्या होता है? तो केंद्रक को कोशिका द्रव्य से अलग करती है। केंद्रक को कोशिका द्रव्य से अलग जो करने वाली होती है उसे ही केंद्रक झिल्ली कहते हैं। अब है कि क्रोमेटिन पदार्थ, तो धागे जैसी संरचना होती है जो कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम में संगठित हो जाते हैं। क्रोमेटिन पदार्थ जो होते हैं धागे जैसी संरचना होती है जो कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स में संगठित हो जाते हैं। इसके बाद हमारा गुणसूत्र है। गुणसूत्र क्या होता है? आनुवांशिक सूचनाओं यानी डीएनए के वाहक होते हैं। गुणसूत्र होता क्या है? हमारे डीएनए को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ले जाने के लिए जो वाहक होते हैं उसी को गुणसूत्र कहते हैं, आनुवांशिक सूचनाओं के वाहक। नाउ नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कोशिका द्रव्य एवं कोशिकांग, साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेल्स। नाउ इसमें फर्स्ट जो हमको पढ़ना है कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। ये क्या होता है? प्लाज्मा झिल्ली के अंदर का तरल पदार्थ। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर का तरल पदार्थ, ये जो प्लाज्मा झिल्ली होती है उसके अंदर का जो तरल पदार्थ होगा लिक्विड वाला, उसी को कहते हैं कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। इसमें विशेषकृत कोशिकांग जो होता है ना, सेल ऑर्गेनेल्स, निलंबित रहते हैं। निलंबन हम लोग पढ़ चुके हैं। निलंबन मतलब होता है सस्पेंशन। सस्पेंशन जो होता है ना, सस्पेंडेड टाइप रहता है, मतलब लटके हुए से रहते हैं। जैसे पानी में मिट्टी को मिक्स कर देते हैं तो सस्पेंशन जैसा एक संरचना बन जाती है, मतलब एक सस्पेंशन बन जाता है, उसी तरह का। इसमें विशेषीकृत कोशिकांग यानी सेल ऑर्गेनेल्स निलंबित रहते हैं। इसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है महत्वपूर्ण कोशिकांग, इम्पोर्टेंट जो सेल ऑर्गेनेल्स है उनके बारे में। पहले तो पढ़ेंगे कोशिकांग कौन से हैं, फिर पढ़ेंगे संरचना क्या है और फिर पढ़ेंगे कार्य क्या होता है। तो सबसे पहले वाला पार्ट है हमारा कोशिकांग का नाम क्या है, संरचना कैसी होगी, फिर कार्य क्या होगा। तो अंतःद्रवी जालिका, पहला जो हमारा है ER, अंतःद्रवी जालिका, इसकी संरचना कैसी होगी? तो झिल्ली युक्त नलिकाओं का जाल होता है। ये झिल्ली युक्त नलिकाओं का जाल होता है। दूसरा हमारा है गोल्जी उपकरण, जिसको गोल्जी एपरेटस कहते हैं। ये कैसा दिखता है? तो पुटिकाओं यानी वेसल्स का समूह होता है। तीसरा हमारा है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स कैसा होगा? एकल झिल्ली वाली संरचना होती है। कैसी होती है? एकल झिल्ली वाली संरचना होती है। माइटोकॉन्ड्रिया फिर है। माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होगा? दोहरी झिल्ली वाली संरचना होती है। दोहरी झिल्ली वाली संरचना होती है। लवक कैसा होता है? लवक को बोलते क्या है? प्लास्टिड्स, केवल पादप में होता है, सो भी ध्यान रखना है। लवक जो है केवल पादप में होता है, यानी पौधों में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। लवक प्लास्टिड्स कैसे संरचना वाले होते हैं? तो दो प्रकार के वैसे होते हैं ये। एक होता है हमारा क्रोमोप्लास्ट जो रंगीन होता है, कलरफुल होता है, और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट जो सफ़ेद या रंगहीन होता है, या तो कलर नहीं होगा या नहीं तो सफ़ेद होगा। अब इसी में है कि हरित लवक जो होते हैं उसी को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जो क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकाश संश्लेषण करता है। तो ये थे दो प्रकार के, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कलरफुल होगा
क्रोमो मीन्स कलर होता है, तो क्रोमो से आप याद रख सकते हैं क्रोमो जब भी लगता है कोई भी वर्ड में दुनिया में कहीं भी अगर क्रोमो लग रहा है मतलब वो कलर से रिलेटेड है। क्रोमोप्लास्ट का मतलब रंगीन और ल्यूकोप्लास्ट का मतलब सफ़ेद या रंगीन। हरित लवक हमारे जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इसके बाद जो हमारा है वो है रसधानियाँ। रसधानियाँ कैसी होती है? वैक्यूल्स बोलते हैं। ये तरल से भरी हुई थैली होती है। ये कैसी होगी? तो तरल से भरी हुई थैली होती है। अब चलते हैं इनके कार्य पे। फंक्शन कैसा होगा? तो फर्स्ट वाले का फंक्शन क्या था? प्रोटीन यानी रूखी जो ईआर होगी और वसा जिनको चिकनी ईआर बोलते हैं का निर्माण करता है। यानी प्रोटीन और वसा का निर्माण करना इनका पहला का कार्य है। अब दूसरा का कार्य क्या होगा? ईआर में जो संश्लेषित अंतःद्रव्यी जो जालिका थी उसमें संश्लेषित पदार्थों का संचयन, रूपांतरण व पैकिंग, मतलब 3 तरह का कार्य होता है। ईआर में संश्लेषित जो पदार्थ हैं उनका संचयन भी करती है, रूपांतरण भी करती है और पैकिंग भी करती है। तीसरे का कार्य क्या है? कोशिका का अपशिष्ट निपटान तंत्र है। कोशिका का क्या करती है? अपशिष्ट निपटान तंत्र है। इन्हें आत्मघाती थैली यानी सुसाइड बैग भी कहते हैं। इसे आत्मघाती थैली यानी सुसाइड बैग भी कहते हैं। चौथे का काम क्या था? कोशिका का बिजली घर यानी पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। एटीपी ऊर्जा मुद्रा का निर्माण करती है। ये कोशिका का बिजली घर यानी पावर हाउस का के रूप में जाना जाता है और एटीपी ऊर्जा मुद्रा का निर्माण करती है। पांचवें वाले पार्ट का क्या नाम था? क्या कार्य था? प्रकाश संश्लेषण यानी हरित लवक जो है प्रकाश संश्लेषण में भाग लेगी और वसा प्रोटीन कणिकाओं का संग्रह करता है, मतलब ये स्टोर करता है। छठे वाले पार्ट लास्ट पार्ट का क्या नाम था? क्या वर्क था? कार्य। तो पादप में कोशिका के आयतन का 50 से 90% तक घेरती है, राजधानी जिसको बोलते थे, और जल और अपशिष्टों का संग्रह करता है। यानी पादप में जो कोशिका का आयतन होता है उसका 50 से 90% तक, मतलब 90% तक ये यही घेर के रखती है और जल और अपशिष्टों का संग्रह भी इसी का काम है। तो ये तो था संरचना और कार्य कंप्लीट हो गया इसका। महत्वपूर्ण कोशिकांग के बारे में भी हम लोग पढ़ रहे थे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वह है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका। मतलब कोशिका का 2 प्रकार के बारे में हम लोग डिफरेंस देखेंगे चार्ट वाइज कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है। तो विशेषता पहले देखते हैं, प्रोकैरियोटिक में क्या होगी और यूकैरियोटिक में क्या होगी। केंद्रक के बारे में बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है उसमें अविकसित केंद्रक होते हैं, यानी केंद्रक झिल्ली जो है अनुपस्थित होते हैं, नहीं होते हैं। और यहाँ पे यूकैरियोटिक कोशिका में पूर्ण विकसित होता है, जो केंद्रक झिल्ली उपस्थित होते हैं। उदाहरण में अगर देखना चाहें तो जीवाणु हो जाएगा उदाहरण प्रोकैरियोटिक कोशिका का, और नील हरित शैवाल भी हो जाएंगे। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका जो है वो कवक हो जाएगा, पादप हो जाएगा और जंतु, जैसे हम लोग हो जाएंगे, पौधे और हम लोग जंतु दोनों आ जाएंगे इसमें। यानी यूकैरियोटिक के एग्जाम्पल में हम लोग की कोशिका आ जाएगी। नौ आकार कैसा होगा? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है प्रायः छोटी होती है, 1 से 10 माइक्रोमीटर की ओर होती है। माइक्रो का मीनिंग है 10⁻⁻6 मीटर। और यूकैरियोटिक कोशिका की जो आकार है वो क्या होगा? प्रायः बड़ा होता है 5 से 100 माइक्रोमीटर तक। तो ये तो था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर कैसा होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है पादप और जंतु कोशिकाओं में अंतर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स। तो विशेषता देखते हैं पादप कोशिका में और जंतु कोशिका में अलग अलग क्या होती है। सबसे पहला पार्ट है कोशिका भित्ति। तो पादप कोशिका में ये उपस्थित होगी, लेकिन जंतु कोशिका में अनुपस्थित यानी उपस्थित नहीं होगी। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, सेलुलोज की बनी होती है, और जंतु कोशिका में ये नहीं होती है। यही कारण था कि कोशिका भित्ति के कारण ही तो पादप की कोशिका जो होती है ना कठोर सी मालूम पड़ती है। पेट की छाल को आप जब छुएंगे तो इसका आपको पता चलेगा कि कठोर होती है, लेकिन हम लोग का स्किन जो है वो तो कठोर नहीं होता है, इसीलिए हम लोगों में यानी जंतु कोशिका में अनुपस्थित रहती है। लवक जो है प्लास्टिड्स, इसके बारे में देखें तो पादप कोशिका में ये उपस्थित है, यानी हरित लवक सहित हरित लवक भी होता है उसमें, तो उपस्थित होती है यहाँ पे। लेकिन जंतु कोशिका में हमारे पास अनुपस्थित होती है, नहीं होती है। राजधानी के बारे में बात करें तो
राजधानी पादप कोशिका में बड़ी होती है, प्रायः बड़ी केंद्रीय होती है, और जंतु कोशिका में देखा जाए तो या तो नहीं होगी या अगर होगी तो छोटी होगी। अब जो नेक्स्ट लास्ट वाला बचा हुआ है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम देखा जाए तो पादप कोशिका में नहीं होती है, पादप कोशिका में अनुपस्थित रहती है, लेकिन जंतु कोशिका में देखें तो ये रहती है, उपस्थित रहती है। इस तरह से ये टोटल चैप्टर था हमारा, मतलब टोटल टॉपिक्स था इस चैप्टर का। ए लॉट ऑफ थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग, a lot of thanks for all the things. Thanks lot again.